Jai Hind UPSC aspirants. Welcome to the NSBIAC family. I am Abhishek. Aspirants, आज हमारे 4 पिलर इनिशिएटिव के जो सेकेंड फेज है स्टडी एंड प्रैक्टिस फेज के जो सेकेंड सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट उसका आज हम तीसरा दिन देख रहे हैं। इसमें हमने आज सुबह टेलीग्राम चैनल पे 10 MCQs दिए थे, उसका आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा एनवायरनमेंट का तीसरा डे है, 19 फरवरी है। इसमें हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और जुलाई 2024 में जो कुछ इवेंट्स हो रहे थे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, इट इज इन करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन। सो जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है से रिलेटेड ये 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और इनमें से करेक्ट कौन सा है वो आपको चूज करना है। तो इट्स सेक्रेटेरिएट इज होस्टेड बाय OCED। इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, और अगर आप ये फुल फॉर्म नहीं जानते हैं, देखिए ये इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है एट द ग्लोबल लेवल, आपको इसके बारे में और पढ़ना भी चाहिए। इट वाज लॉन्च्ड इन जून 2020 विद 12 मेंबर्स। करंटली इट हैज 29 मेंबर्स। तो देखिए इनमें से पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। बिल्कुल ये इसका जो सेक्रेटेरिएट है GPAI का, वो इट इज होस्टेड बाय OCED। इनफैक्ट ये GPAI की कॉन्सेप्ट ही G7 कंट्रीज से ही शुरुआत हो गई थी इसकी। तो ग्रुप ऑफ 7 के कुछ डिस्कशंस में ये आया, फिर देन इट वेंट ऑन टू बी डिफरेंट इनिशिएटिव। इट वाज लॉन्च्ड इन जून 2020, ये बिल्कुल सही है। इट वाज नॉट लॉन्च्ड विद 12 मेंबर्स। अब आप के क्या इसका जो जून 2020 में जो लॉन्च हुआ था उसमें कितने मेंबर्स थे और कौन कौन से कंट्रीज उसके मेंबर्स थे, ये आपको की जानकारी आपको लेना बहुत जरूरी है। इस पर क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, क्योंकि GPAI इज एन इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव एट द ग्लोबल लेवल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इटसेल्फ इज इम्पोर्टेंट एट द ग्लोबल लेवल राइट नाउ। तो G20 पे ऐसे क्वेश्चन आ चुका है इससे पहले। तो वैसा ही क्वेश्चन देखिए G20 पे 2020 में ही क्वेश्चन आया था। तो अब जब ये इतना इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है और उसका एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ है, तो उससे रिलेटेड समिट हुआ है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आने की संभावना है। अब इसके बारे में इसीलिए आपको जानना जरूरी है क्योंकि इस साल क्वेश्चन आ सकता है। इट्स एन इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव। अब देखिए करंटली इट हैज 29 मेंबर्स, बिल्कुल सही है। हमेशा याद रखिए इसमें एक मेंबर, मतलब यूरोप के काफी सारी कंट्रीज इसके मेंबर्स है, पर इसमें एक मेंबर यूरोपियन यूनियन भी है। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखिए, ये 29 मेंबर्स में सारी कंट्रीज नहीं, एक ये ऑर्गेनाइजेशन भी इसका मेंबर है। तो ये भी इंफॉर्मेशन आप ध्यान में रखिए, पर इसके बारे में पढ़िए जरूर। आगे बढ़ते हैं। एस्पिरेंट्स, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए SCO इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया भी इसका मेंबर है। करंटली इट हैज 12 मेंबर कंट्रीज। इट स्टार्टेड एज अ ग्रुपिंग ऑफ 6 कंट्रीज फॉर्म्ड इन 1997। इट हैज एस्टेब्लिश्ड अ न्यू डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर्ड इन शंघाई। नन ऑफ दी अबव। तो देखिए इसका ऑप्शन नन ऑफ दी अबव है, पर हम थोड़े ऑप्शन डिस्कस करते हैं। करंटली इट हैज 12 मेंबर्स, बिल्कुल नहीं, इसके 9 मेंबर्स है और इंडिया, पाकिस्तान, ईरान इसका मेंबर है अभी भी। इट स्टार्टेड एज अ ग्रुपिंग ऑफ 6 कंट्रीज फॉर्म्ड इन 1997, बिल्कुल नहीं। देखिए ग्रुप ऑफ 5 कंट्रीज है और 1996 है, तो ये ध्यान में रखिए। इट हैज एस्टेब्लिश्ड अ न्यू डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर्ड इन शंघाई, बिल्कुल नहीं। देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका इनिशिएटिव है? ब्रिक्स का, ब्रिक्स का। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर्ड इन शंघाई बिल्कुल सही है, पर SCO ने नहीं स्टार्ट किया है, इट हैज बीन स्टार्टेड बाय ब्रिक्स। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 अगेन फ्रॉम करंट अफेयर्स। डिजिटल भारत निधि इंटेंड्स टू, मतलब ये क्या करना चाहता है, ये निधि क्यों है? तो इसका सही जवाब है, इट इंटेंड्स टू इंक्रीज टेलीकॉम कनेक्टिविटी इन
रूरल इंडिया। देखिए ये एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, डिजिटल इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड इट हैज अ ह्यूज वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस। तो इसीलिए ये न्यूज में भी था जुलाई में, तो एक क्वेश्चन हमने बनाया। तो इसका सही आंसर है इंक्रीज टेलीकॉम कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए, सीधा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। एस्पिरेंट्स, हमारा चौथा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम। देखिए वापस हम एनवायरमेंट में आ गए करंट अफेयर से। इकोसिस्टम का बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है? कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। तो ये कॉन्सेप्ट भी है, डेफिनेशन भी है, आप इसे ध्यान में रखिए। देखिए अगर आप बाकी सारी चीजें पढ़ोगे ना तो आपको कहीं ना कहीं आस पास लगेगा, बट इंपॉर्टेंट क्या है? दे आर इकोसिस्टम है, सिस्टम, ध्यान में रखिए। देखिए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये सही है। टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, मतलब क्या होता है? बायोटिक प्लस अबायोटिक कंपोनेंट्स मिलके बनता है इकोसिस्टम। तो ये कॉन्सेप्ट है, सीधा है, इसे ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं। एस्पिरेंट्स, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है इन अ पर्टिकुलर रीजन इन इंडिया द लोकल पीपल ट्रेन द रूट्स ऑफ लिविंग ट्रीज इनटू रोबस्ट ब्रिजेस across the streams. As the time passes, these bridges become stronger. These unique living root bridges are found in, देखिए इसका सही आंसर मेघालय है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन, इसका आंसर मेघालय है। देखिए आप आंसर ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ऐसे सारे स्ट्रक्चर ट्राइबल एरियाज में पाए जाते हैं, माउंटेनस रीजन में। तो आप देखिए हिमाचल प्रदेश इज अ माउंटेनस रीजन, झारखंड इज ट्राइबल, काफी सारे ट्राइबल रीजन है। तमिलनाडु भी हो सकता था नीलगिरीज वगैरह के कारण, पर इसका सही आंसर है मेघालय। इसके लिए थोड़ा सा ना इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए अवेयरनेस चाहिए था, एक यूनिक थिंग था, ये न्यूज में भी था। और इनफैक्ट जब आप एनवायरनमेंट पढ़ते हो थ्रू गुड सोर्सेस या न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हो तो तब ये न्यूज में आया था। क्योंकि मैं इस प्रीलिम्स में था एंड आई हैड क्लियर्ड दिस प्रीलिम्स, सो आई नो दिस क्वेश्चन नाउ, आई हैव गिवन दिस क्वेश्चन हियर। देखिए ये क्वेश्चन का एक स्टेटमेंट बन के किसी और क्वेश्चन के एक स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर इन अ पार्ट ऑफ इंडिया और एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, इनफैक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो इसे ध्यान में रखिए, आप मिस ना करें, इसीलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डाला था। आगे बढ़ते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है रिलेटेड टू लाइकेंस। अगेन ये क्वेश्चन 2014 में आया था। देखिए लाइकेंस विच आर केपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन ऑन अ बेयर रॉक आर एक्चुअली अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ, ये बायोडाइवर्सिटी में आता है। और लाइकेंस आर इंपॉर्टेंट बायो इंडिकेटर्स। देखिए दोनों कॉन्सेप्ट है, बायो इंडिकेटर भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो लाइकेंस होते क्या है? एल्गी प्लस फंजाई, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। आप ये बायोलॉजी में भी पढ़ते हो, इनफैक्ट एनसीईआरटी में सीधे सीधे इसका डिस्क्रिप्शन है, एक बॉक्सी एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड है। तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट बायो इंडिकेटर ऑल्सो रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट इन दैट एरिया। तो आसान है, इसे ध्यान में रखिए। लाइकेंस आर व्हाट? दे आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। ओके, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, जरूरी है फॉर एनवायरनमेंट एज वेल एज फॉर बायोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एस्पिरेंट्स, हमारा सातवां क्वेश्चन है with reference to the food chains in ecosystems, which of the following kinds of organisms are known as decomposer organisms? तो तीन ऑप्शंस है, तो चूज करना है। देखिए वायरस एक तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैटेगरी में आता है, इट इज नॉट अ डीकम्पोजर। फंजा और बैक्टीरिया हमको पता है दे आर डीकम्पोजर्स, तो ये सीधा सीधा इंफॉर्मेशन है। अब ये क्वेश्चन क्यों डिजाइन किया गया, ये यूपीएससी ने पूछा था, हालांकि यह साल नहीं मेंशन्ड है, तो इट वाज आस्क्ड समवेयर अराउंड 2013। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। ये डिकम्पोजर, आप जब इकोसिस्टम पढ़ते हो ना, तो इकोलॉजी जब पढ़ोगे इकोसिस्टम तब आपको पढ़ना है।
ऐसे क्वेश्चन जानना जरूरी है क्योंकि ये पीवाईक्यूज में ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इससे पहले आई गेस 2008 या 9 में ये क्वेश्चन पूछा गया था जब एनवायरमेंट सिलेबस का हिस्सा नहीं होता था, पर बायोलॉजी में से क्वेश्चन पूछा गया था। रिपीट हो गया, क्वेश्चन नहीं उसका एक पार्ट, तो रिपीट होने की संभावना है एक। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ऐसे क्वेश्चंस के जरिए आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ते हो। अब आपको क्या पढ़ना है, आपको डिकम्पोजर ऑर्गेनाइजर्स पढ़ने हैं, डेट्रीवोरस आपको ऑर्गेनिजम्स पढ़ने हैं, उसके एग्जांपल्स देखने हैं, उसके फंक्शंस देखने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन से आप ये सीखते हो, इसीलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज फैक्ट्स। तो अच्छे से समझ लीजिए, इसमें से पूरा क्वेश्चन नहीं पर कुछ ना कुछ रिपीट होने की संभावना है, और रिपीट नहीं भी होता है तो यू कैन लर्न अ लॉट, और ये आपको बेसिस बनेगा कोई और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। एस्पिरेंट्स, हमारा 8वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एड और एड्स नाइट्रोजन टू द सॉइल। देखिए, नाइट्रोजन इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट. Nitrogen fixation also is an important activity in agriculture, also in biodiversity. Okay, biodiversity से related भी है। तो देखिए, excretion of urea by animals, यूरिया में और नाइट्रोजन ही होता है important constituent. Burning of coal by man, डेथ ऑफ वेजिटेशन। तो देखिए, ये दोनों उसके सही ऑप्शन है, आंसर ऑप्शन सी ये गलत है। इससे नाइट्रोजन सॉइल में ऐड नहीं होता, हालांकि कार्बन ऐड होता है इन एटमॉस्फेयर। तो यूरिया जैसे मैंने कहा, इट्स मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इज नाइट्रोजन, और अमोनिया मतलब इट्स मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इज अमोनिया, अमोनिया का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है नाइट्रोजन। अब डेथ ऑफ वेजिटेशन बिकॉज लिविंग बींग्स हैव ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन विद इन देम, द रिलीज ऑफ दैट स्टार्ट्स। इनफैक्ट आपको पता होगा, चना चना एक ऐसा क्रॉप है, उसके कल्टीवेशन के बाद द अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल इंक्रीजेस। वो क्यों होता है, एक बार ये चना उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है तो जो रिमेनिंग उसका जो बचता है, तो उस रेसिड्यू को वहीं पे जमीन में गाड़ दिया जाता है, सो दैट lot of nitrogen is available for the crops that will be grown after cultivation of चना P बाद। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे समझ लीजिए, ये सही ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा 9th क्वेश्चन है, अ पेस्टिसाइड विच इज क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन, अ कैटेगरी ऑफ पेस्टिसाइड्स को क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, इज स्प्रेड ऑन फूड क्रॉप। फूड क्रॉप पे इसे स्प्रे किया गया है। द फूड चेन इज, पहले फूड क्रॉप्स मतलब फूड चेन का स्ट्रक्चर क्या है, पहले फूड क्रॉप्स, उसके बाद रैट डिपेंडिंग ऑन फूड क्रॉप्स, उसके बाद स्नेक्स हु कंज्यूम रैट्स, और फिर चौथा हॉक्स हु कंज्यूम स्नेक्स। In this food chain, the highest concentration of the pesticides would accumulate in which one of the following? अभी हाईएस्ट पेस्टिसाइड अक्यूमुलेशन इनमें से किस में पाया जाएगा? तो देखिए, फूड चेन और फूड वेब, ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट दिस क्वेश्चन इज अ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। फूड वेब, दोनों पे क्वेश्चंस पूछे गए, और ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ये आपके बेसिक एनसीईआरटीज में भी मिलता है, साइंस के हो या फिर ज्योग्राफी के हो, दोनों में मिलता है, या आईसीएसई बोर्ड के आपके एनवायरनमेंट के किताबों में भी मिलता है। तो देखिए, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन फूड चेन में हमेशा हाईएस्ट लेवल पे ही होगा। क्या पूछा है? हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन। क्या पूछा है? कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्वालिटी के बारे में पूछा है। क्वांटिटी और क्वालिटी दो अलग चीजें हैं। तो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन विल ऑलवेज बी एट द हाईएस्ट लेवल, इट विल बी इन द हॉक्स। ओके, तो बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन, ये दो कॉन्सेप्ट है फूड चेन और फूड वेब के साथ आपको पढ़ने हैं। ओके, ये इसे ध्यान में रखिए, पढ़ाई में मिस मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, among the following tiger reserves which one has the highest area under critical tiger habitat? 2020 का ये क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स का। देखिए, इसका सही आंसर है नागार्जुना सागर श्रीशैलम। तो ये
ऑन द बॉर्डर्स ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। हालांकि बॉर्डर के एक तरफ इसका अलग नाम है, बॉर्डर के एक तरफ इसका अलग नाम है, पर ये इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया है। इट हैज द हाईएस्ट क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, लार्जेस्ट क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। देखिए ये सारे टाइगर रिजर्व्स है, दे आर इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स, आपको इनके बारे में भी पढ़ना है। इनफैक्ट बायोस्फीयर रिजर्व भी है इनमें से एक, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है विच यू ऑल शुड नो, क्योंकि टाइगर सेंसस अभी अभी हुआ है। तो टाइगर सेंसस इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। इस पे ही क्वेश्चन पूछा जाए ऐसे नहीं, पर ये इंफॉर्मेशन आपको कोई और क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद कर सकती है, बिकॉज इट इज एन इंफॉर्मेशन which is important and it is desired to be known by an UPSC aspirant. तो कैंडिडेट्स के पास ये इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, इसलिए ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिया है। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है 2020 का। okay. तो आई होप आप इस टॉपिक को, टाइगर रिजर्व्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसमें सारे फैक्ट्स पढ़ लीजिए, और सारे फैक्ट्स में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके पास नोटेड होना ही चाहिए। ओके तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के 10 एमसीक्यूज आप आपके पढ़ाई में अच्छे से इस्तेमाल करोगे, और आपकी जो 25 मई को आने वाली एग्जाम है उसमें आपको उसका फायदा ही होगा। आप अच्छे से इसको यूज करिए, कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।